आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। श्रोताओं, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है। ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बबीता रावत। प्रोग्राम शुरू हो चुका है रेनबो हेल्पलाइन और आज का टॉपिक बहुत ही अलग होने वाला है। जी हां, मौसम बदल चुका है और इस मौसम के बदलाव के साथ ही साथ हम जान लें कि कौन सा मौसम आने वाला है। जी हां, गर्मी का मौसम आने वाला है और इस मौसम के साथ आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सारी बातें आज होंगी। वैसे गर्मियों में अक्सर क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और ये हवाएं होती हैं हीट वेव्स। और आज इसी टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट साथ में हैं श्री कमल किशोर जी, मेंबर और एंड एचओडी ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इनके साथ हम बात करेंगे किस पर? जी हाँ, हीट वेव्स एंड इट्स इफेक्ट। जी हाँ, हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं और इससे होने वाले प्रभाव से कैसे बचा जाए, कैसे रहा जाए और कैसे इसके साथ जिया जाए, ये सारी बातें होंगी। पहले हम अपने एक्सपर्ट है उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। और अब आप सभी लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन, ये खुल चुका है। आप लोगों से जो भी सवाल हैं हीट वेव्स और इट्स इफेक्ट के बारे में 98681070 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं 23421080, 23421084। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जो गर्म हवाएं हैं इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें आज होंगी यहाँ पर। तो पहले हम ये जान लेते हैं सर से कि हीट वेव्स यानी कि गर्म हवाएं क्यों होती हैं और इसका कारण क्या है। देखिए, ग्रीष्म लहर या हीट वेव एक तरीके से नेचुरल फिनोमिना है। हर साल गर्मियों के मौसम में देश के अलग अलग इलाकों में, हमारे तटीय इलाकों में, हमारे मैदानी इलाकों में, हमारे पर्वतीय इलाकों में भी इसको अनुभव किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो हीट वेव की जो बारंबारता है और तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश में ही नहीं पर पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन की वजह से ये देखने में आ रहा है। अगर आप 2022 के मार्च को देखें तो 2022 मार्च में देश के कई इलाकों में जो तापमान था वो पिछले 115 सालों में सबसे ज्यादा था जी। तो ये ग्रीष्म लहर का जो बारंबारता और तीव्रता बढ़ रही है, इसको देखते हुए हम सबको, प्रशासन को, गैर सरकारी संस्थाओं को, सरकार के अलग अलग स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे, सभी विभागों और मंत्रालयों को और सबसे ज्यादा जनसाधारण को इससे मिल करके इससे निपटने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और बात क्योंकि अभी सर्दियां खत्म नहीं हुई हैं तो आप ये सोचेंगे कि इस विषय पर कैसे आज बातचीत हो रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हीट वेव्स का समय है वो क्या होता है, वो किस समय होती हैं। जी देखिए, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा यह प्रयास रहा है कि हम आपदाओं के आने का इंतजार न करें, उससे पहले उसकी तैयारी करें। तो हमें हीट वेव के सीजन के, ग्रीष्म लहर के सीजन के आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि वो हमारे दरवाजे पे है। मार्च में, अगर सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में देश के कई इलाके ऐसे हैं जैसे उड़ीसा के तटीय इलाके, आंध्र प्रदेश, जहां पर हीट वेव की जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि सीजन शुरू होने से पहले ही हम इस बारे में जागरूकता बढ़ाएं, सबको याद दिलाएं और हर स्तर पे इसकी भरपूर तैयारी करें। पिछले ही हफ्ते एनडीएमए ने 23 राज्यों के साथ मिलकर के, भारत के मौसम विभाग के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री, इनके साथ मिलकर के एक गोष्ठी की कि इस साल के लिए हमारी हीट वेव की क्या तैयारी है और लॉन्ग टर्म में हमें क्या करने की जरूरत है कि हम इस चीज से
सक्षम रूप से निपट सकें। जी, तो अगर आपको तैयारी करनी है आने वाली गर्मियों की तो अभी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये कहना है श्री कमल किशोर जी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हीट वेव्स एंड इट्स इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। आप हमसे जुड़ सकते हैं 23421080 23421084 पर आप डायल कर सकते हैं। फोन लाइन हमारी खुल चुकी है 9868107070 पर। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप मैसेज के द्वारा भी हमें पूछ सकते हैं। ऐसे प्यार दुलार वाला समय तो ये है, लेकिन हाँ, बात जो आने वाला है, धीरे 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 मौसम बदलने वाला है, उस मौसम की बात की जा रही है। जी हाँ, गर्म लहरें चलने वाली हैं आने वाले समय में, तो उन गर्म लहरों से बचाव के लिए या उन लहरों का सामना करने के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए, इस टॉपिक पर आज बात हो रही है श्री कमल किशोर जी के साथ, जो कि हैं मेंबर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और बातें इनसे बहुत सी होंगी, लेकिन जान लेते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं और क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, बोले आप बबीता रावत। जी जी, बबीता रावत जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार आपको भी। सर को भी नमस्कार और सादर प्रणाम। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि हीट वेव हम किसको मानते हैं, कितना टेम्परेचर होता है जब ये कंफर्म हो जाए कि अब हीट वेव चल चुकी है, और हीट वेव से स्किन पे और फेस पे जो इफेक्ट होता है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। नमस्कार राघवेंद्र जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा। आपने दो सवाल पूछे, पहले तो हीट वेव की परिभाषा और दूसरा इससे क्या इफेक्ट होता है और उससे हम कैसे बचें। तो देखिए, हमारे देश में हमने हीट वेव को तटीय इलाकों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए और पर्वतीय इलाकों के लिए अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अगर मैं तटीय इलाके की बात करूं तो कम से कम वहां का अधिकतम तापमान 37 से ऊपर होना चाहिए, पर्वतीय इलाके में 30 से ऊपर होना चाहिए और मैदानी इलाके में 40 से ऊपर होना चाहिए। तो ये तो एक पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि सामान्य से अगर तापमान 4.5 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है तो हम उसको हीट वेव बोलते हैं, और सामान्य से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा ऊपर है तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। तो ये परिभाषा है और इसमें अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए, तटीय इलाकों में जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर 37 डिग्री भी टेम्परेचर है और आर्द्रता ज्यादा है और सामान्य से टेम्परेचर ऊपर चल रहा है तो हम हीट वेव मानेंगे उसको। तो ये तो हुई परिभाषा है। और देखिए, इसका जो हमारे स्वास्थ्य पर कई तरीके से फर्क पड़ता है। तो अगर मैं मानव के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है तो इसके बारे में बताऊं तो इसकी 4 स्टेजेस आप मान सकते हैं। पहला तो हीट रैश, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी त्वचा थोड़ी लाल हो गई है, थोड़ी स्वेलिंग है, उसमें सूजन है, थोड़ा बुखार, सिर दर्द हो सकता है। लेकिन ये अभी एक निचले स्तर का इफेक्ट है और साधारण तरीकों से आप नहा लें, छांव में चले जाएं, तो इससे आपका निवारण, आप इस चीज का निवारण कर सकते हैं। दूसरा हुआ हीट क्रैम्प्स, जिसमें शरीर में ज्यादा दर्द हो, पेट में दर्द हो, जरूरत से ज्यादा पसीना आए, तो ये सेकंड स्टेज हो गई। तीसरा हो गया हीट एग्जॉशन, मतलब बहुत तेज पसीना आए, कमजोरी का एहसास हो, त्वचा थोड़ी पीली सी दिखाई दे, जो आपकी नब्ज है वो थोड़ा हल्की चलने लगे, और कभी कभी उल्टी भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है। और चौथा हुआ जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, या हिंदी में कई जगह इसको हम बोलते हैं लू लग जाना। तो इसमें बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो जाना, गरम और एकदम सूखी त्वचा, और तेज आपकी नाड़ी चलने लगे, बेहोशी हो सकती है। तो इन सब के बचाव के लिए हमको हमारे पास एनडीए में द्वारा डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, ये जारी किए गए हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में, बहुत सारे राज्यों ने स्थानीय भाषाओं में भी इनको किया है। तो आप इन सब से बड़ी आसानी से बच सकते हैं अगर आप इसको सीरियसली लें और इसके उपचार की बजाय
बचाव पर ज्यादा ध्यान दें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना प्रश्न लेकर आपके साथ। हेलो हेलो जी। विशेषज्ञ सर को नमस्कार। नमस्कार। बबीता मैम को भी नमस्कार। नमस्कार। सर वैसे तो काफी हद तक आप बतला चुके हैं, पर थोड़ा सा इसमें जरा मैं तफसील से जानना चाहूंगा, हीट वेव से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इसके उपाय क्या है, क्योंकि यदि हम छतरी लेके भी चले तो भी अपने आप को इससे नहीं बचा सकते। अब घर से निकलना भी जरूरी है मार्च अप्रैल मई जून के महीनों में, तो ऐसी स्थिति में जो आम आदमी है जिसके पास जो छतरी नहीं खरीद सकता या मान लीजिए ठंडे कपड़े या ठंडा खान पान की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो क्या करे बेचारा, जरा इसमें बताएं सर। देखिए, 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा इस संदर्भ में। पहली बात तो ये है कि अपना जो जहां तक हो सके, आप सही कह रहे हैं कि हमको अपनी जीविका के लिए और कामों के लिए घर से बाहर तो निकलना ही है, लेकिन जितना आपका धूप का एक्सपोजर आप कम कर सकें उतना अच्छा। और दूसरा, हाइड्रेशन, पानी हमेशा पिएं, समय समय पर पीते रहें। डिहाइड्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो बताए जा सकते हैं कि क्या लक्षण है, तो डिहाइड्रेशन होने से पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पानी पी के रखें। और तीसरा ये कि खान पान में कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष खाना खाने की जरूरत है। हमारी जो पारंपरिक खाने की जो पद्धति है उसमें भी हम गर्मी में अलग तरह का खाना खाते हैं, सर्दी में अलग तरह का खाना खाते हैं, तो उसके अंदर काफी बुद्धिमत्ता उसके अंदर वैसे ही निहित है। लेकिन कम खाना खाना, इसके अलावा पेट को थोड़ा हल्का रखना, बासी खाना नहीं खाना, ये सब अगर कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो अपने आप को हम हीट वेव से होने वाले प्रभावों से काफी हद तक बचा सकते हैं। जी, बातें और भी होती रहेंगी आपके साथ। आप मैसेजेस भी कर सकते हैं हमें 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए हमें। आपका कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 23421080 पर और 23421084 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातें और भी होंगी श्री कमल किशोर जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकली योर्स, आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। मेरे साथ हैं श्री कमल किशोर जो कि हैं मेंबर ऑफ HOD NDMA। तो फिर इनसे बातें कर रहे हैं हम आज किस टॉपिक पर, हीट वेव्स इन एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। तो आज हमारे साथ कौन फिर से जुड़े हुए हैं कॉलर? हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। बोले। हाँ जी, हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। धन्यवाद सर। सर मेरा कहना यह है कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमने देखा है कि बहुत तरक्की हो गई है दिल्ली में, हाईवे बहुत बन रहा है, मेट्रो बन गई है। इसके अलावा सरकार इस तरफ भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो सड़कें हैं, ज्यादातर लोग सड़कों पे ही चलते हैं और पार्कों में तो जाके नहीं बैठेंगे। तो राहगीर जो है, हम लोग जब जाते हैं रास्ते में, हम गांधीनगर रहते हैं तो देखा है हाईवे बना है, पूरा का पूरा एक साइड पूरी खाली है। यहाँ पेड़ लगने चाहिए जिससे सड़क पे चलने वाले वाहन और राहगीर को भी छाया मिलती रहे। और हर चौराहे पे, दिल्ली के हर चौराहे पे इतने पेड़ लग जाने चाहिए कि जब हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो वहाँ छाए रहे और उन लोगों को भी सुविधा मिले जो वहाँ रुकते हैं, और इससे काफी हद तक कुछ हमारे को फायदा मिल सकता है। बाकी तो और काफी चीजें जो आप लोग बता रहे हैं। मनोहर गांधी जी, आपसे बिल्कुल सही आप सवाल पूछने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या किया कि जो पेड़ साइड में नहीं लगे हैं या गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है। तो हम भी यही सवाल पूछना चाहेंगे सर से कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है कि जो भी मौसम की जो हम दिक्कतें झेलते हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है? जी 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 जी। हेलो जी बोले। हाँ बबीता जी, अभी हम मनोहर गांधी जी से अभी 15 मिनट पहले यही बातचीत कर रहे थे। हमारे मित्र हैं गाजियाबाद में, चाणक्य चौक पे रहते हैं, यही बातचीत हम कर रहे थे। उन्होंने उधर से मैसेज करा, इधर से मेरे मन में सवाल था, मेरी लाइन मिल गई तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए पूछते हैं सर से, सर बताएंगे। जी धर्मवीर जी और आपके जो मित्र हैं दोनों को नमस्कार। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि हमारे देश में हमारी आर्थिक प्रगति के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता तो है, और
इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां भी हो सके स्थानीय स्तर पे जन साधारण को कम से कम मेरे हिसाब से दो चीजें करनी चाहिए। जहां संभव हो अपने इनिशिएटिव से, अपनी पहल से पेड़ लगाएं, जो पेड़ हैं उनकी रक्षा करें, और हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज हैं, जो छोटे छोटे तालाब और झोड़ और जो झीलें हैं, पिछले 20-25 सालों में हमने देखा है कि उनका जो दायरा है वो कम होता गया है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हुआ है। तो ये वाटर बॉडीज को भी जो हमारे जनसाधारण हैं वो मिल करके इसके ऊपर इनिशिएटिव लें और इनको रिवाइव करें। कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो इस काम में सतत रूप से लगे हुए हैं। तो अपनी हरियाली को बचाना और अपने वाटर बॉडीज को बचाना हीट वेव से आने वाले दशकों में जो समस्या होगी उससे निपटने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बबीता जी ने पूछा सरकार क्या कर रही है, इस बारे में मैं संक्षेप में 3 चीजें बताना चाहूंगा जी। पहली चीज ये है कि 2016 में और उसके बाद उसको रिवाइज करके 2019 में भारत सरकार ने, मेरी संस्था ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक मार्गदर्शिका जारी की, जिसके अंतर्गत देश के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हीट वेव की समस्या ज्यादा है वो एक एक्शन प्लान बनाएं जी, कि हम हीट वेव से अपने राज्य में, अपने केंद्र शासित प्रदेश में कैसे निपटेंगे। और हर साल हीट वेव सीजन से पहले हम उनके साथ मिलकर के हमारी इस साल की क्या तैयारी है इसकी हम समीक्षा करते हैं, मौसम विभाग के साथ भी मिलकर के। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि हमें जो है इस समस्या को शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी सोचना है जी। इसके लिए एनडीएमए ने एक मार्गदर्शिका जारी की है, कैसे हम कूल रूफ अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी छतों को ठंडा कर सकते हैं, क्या तकनीकें उसमें लाएं। हमारे देश का जो पारंपरिक विज्ञान है भवन बनाने का, उसमें काफी ज्ञान है कि कैसे हम, अगर आप गुजरात के घर देखें पारंपरिक घर, आप राजस्थान के पारंपरिक घर देखें, तो ऐसे घर हैं जिसके अंदर बाहर जब जो भी टेम्परेचर है उससे 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कि पिछले कुछ दशकों में हम अपनी ही परंपरा को भूलते जा रहे हैं और ऐसे घर बनाते हैं जो हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं है। तो कैसे हम अपने बिल्ट एनवायरनमेंट को, हमारे घरों को, हमारे स्कूलों को, हमारे अस्पतालों को और भवनों को ऐसा बनाएं कि वो हीट वेव से संभलने में सक्षम रहे। तो दूसरी बात तो ये। तीसरा ये कि ये जो समस्या है सिर्फ भवनों की नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हीट वेव का प्रभाव पड़ता है। तो हम रेल विभाग के साथ कैसे मिलके काम करें कि उनकी जो तैयारी है हीट वेव सीजन में, जो उनका अपना मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो हीट वेव को संभालने में, को सहने में सक्षम बन सके। हमारा जो बिजली विभाग है वो कैसे हीट वेव के सीजन में काम करे। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनके साथ भी हम मिलके काम करते हैं कि वो हीट वेव की समस्या को निपटने में अपने आप को सक्षम बना सकें। जी, जैसे आपने बताया कि हीट वेव्स का प्रभाव न केवल जीव जंतुओं और मनुष्यों पर पड़ता है, इवन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी पड़ता है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा प्रभाव ना पड़े, या हम जो आम नागरिक है वो ऐसा क्या, इवन जीव जंतु तो वो कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान वो कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा हम हीट वेव्स को थोड़ा सा कम करें, अपने तक पहुंचने ना दें, और साथ ही उसका इफेक्ट जो हम पर पड़ने वाला है वो कम हो। ऐसा क्या किया जाए? देखिए, मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। एक आम नागरिक के रूप में हम अपने घर में छोटे मोटे कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे कि गर्मी का प्रभाव कम पड़े जी। एक मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम अभी ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं कि हम कूल रूफ टेक्नोलॉजी, कि हम छत पे ऐसा मटेरियल लगाएं जिससे जो धूप पड़ती है वो वापस रिफ्लेक्ट हो, उसको व्हाइट पेंट किया जा सकता है, व्हाइट टूटी हुई टाइलें लगाई जा सकती हैं। आप अगर बालकनी आपकी है तो वहां पे आप चिक लगा के छांव लगा सकते हैं। तो ये कुछ
साधारण जो उपाय हैं जिसके बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है, अगर वो हम करें तो हम अपने भवनों के अंदर हीट वेव के प्रभाव को रोक सकेंगे। जी। दूसरा ये है कि पिछले 2-3 दशकों में हम लोग एयर कंडीशनिंग करते हैं, लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा हम सभी देश के नागरिकों से कि हम इसको थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ और थोड़ा समझ के साथ इस्तेमाल करें। अगर हम एयर कंडीशनिंग का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करें, अत्यधिक इस्तेमाल करें, तो इससे एक तो हमारा जो ऊर्जा की खपत है, हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है, और इससे जब बाहर हवा जाती है तो शहरों में जो हीट आइलैंड एक क्रिएट हो रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारे शहरी इलाके हैं, शहर के अंदर का तापमान शहर के बाहर के तापमान से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, क्योंकि उन कारणों की वजह से जो एकदम मानवीय गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जी। तो इन चीजों को हम कम कर सकते हैं। तो थोड़ा हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि हम कैसे मिल करके हीट वेव की समस्या से निपटें और इस समस्या को और न बढ़ाएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। सभी लोगों को अपने लिए सजग होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं वो अपने आप को कूल करने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अगर समझदारी से उसका उपयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो क्योंकि इतने ज्यादा उपकरण हो गए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, तो लोग सोचते हैं कि किसी तरह से बस अपने आप को ठंडा रखा जाए और एसी में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो कृपया कर इन उपकरणों का उपयोग तभी करें, समझदारी से करें, जब आपकी आवश्यकता ज्यादा हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे फिर करेंगे बातें। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ, रेडियो पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेनबो हेल्पलाइन, और प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें हमारी जो टॉपिक है वो है हीट वेव्स एंड इट्स इफेक्ट, और ग्रीष्म हवाएं और इसका प्रभाव। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कमल किशोर जी, जो बता रहे हैं कि आप हीट वेव से कैसे निपट सकते हैं, आने वाली जो खतरे की घंटी है उसको कैसे आप अलार्म के साथ जग जाएं और अपने आप को सचेत करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। हेलो जी, नमस्कार जी, बोलें। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। हाँ, बताएं अपना प्रश्न। हाँ, जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो इससे मतलब इसको निपटाने के लिए या इससे बचने के लिए हमको मतलब किन बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, क्योंकि ये मतलब प्रॉब्लम सभी को हो सकता है, क्योंकि ये इससे कोई बच नहीं सकता है। जी 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 जी, तो इसके बारे में सबसे जानना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हमें प्रॉब्लम को होने से रोकना है, बचाव करना है, और बचाव करने के लिए आप चाहें तो एनडीएमए की वेबसाइट ndma.gov.in पे क्या करें क्या ना करें इस संबंध में जानकारी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। इसके अलावा जो आपके राज्य का उत्तर प्रदेश का अपना राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, मुझे खुद मालूम है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन काफी सतत रूप से इस साल की हीट वेव के लिए तैयारी कर रहा है। तो उनकी वेबसाइट से भी आपको बचाव के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हीट वेव से प्रभावित हैं, तो आपको सबसे पहले, अगर ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो जो भी आपका निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक उपचार केंद्र है, उससे संपर्क करें। वहां के जो स्टाफ हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस लेवल का इंपैक्ट हो रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर और किस उपचार की आवश्यकता है उसको। तो ये चीजें कहना चाहूंगा। धन्यवाद। एक प्रश्न ये भी है कि आपने जैसे बताया कि अगर आप हीट वेव्स की जो प्रभाव है उसको कम करना चाहते हैं तो आप उन जगहों पर घर इस तरह से बनाएं, ताकि इस पद्धति से बनाएं जो हमारी पौराणिक पद्धति है उस तरीके से बनाएं ताकि उसका इफेक्ट कम किया जा सके, मौसम की जो मार है उसको कम किया जा सके। अब क्योंकि हम अर्बन सिटीज में रहते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, तो
ऐसे सिचुएशन में जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो हमें यहाँ पर किस तरह घर बनाने चाहिए या कैसे बनाएं ताकि हम जो ये मौसम की मार है उसको ना झेल पाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहूंगा कि जन साधारण जब एक मल्टी स्टोरी में या किसी सोसाइटी में घर खरीदे तो उसको अपने बिल्डर से ये पूछना चाहिए कि आपने इसको किस हिसाब से बनाया है कि ये आने वाले समय में जब गर्मियों का प्रभाव, ग्रीष्म लहर का प्रभाव और बढ़ेगा तो इसको सक्षम रहने के लिए क्या इसमें इंसुलेशन की सुविधा है, क्या किस तरीके से इसको सोचा गया है, या सिर्फ आपने एयर कंडीशनिंग के बारे में सोचा है, इसका ओरिएंटेशन, खिड़कियां इसकी किस तरफ खुलती हैं, सारी खिड़कियां क्या सिर्फ दक्षिण में खुलती हैं जहां से सबसे ज्यादा धूप आती है, या इसको सोच समझ के बनाया गया? क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे आधुनिक भवनों में भी जहां ये सोच समझ के बनाया गया है कि इसके ऊपर हमारी जलवायु के हिसाब से इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाए, इसका क्या प्रारूप हो कि इस पे अलग अलग जो प्रभाव है हीट वेव का मिला करके ग्रीष्म लहर का प्रभाव कम से कम पड़े। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अगर आपके घर में आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं और वहां पे आपकी एक बालकनी है, बालकनी के ऊपर छज्जा है, तो अगर आप हीट वेव सीजन शुरू होने से पहले वहां पर एक चिक लगा लें जो कि बहुत महंगी नहीं होती है, और सुबह जब धूप आने लगे उससे पहले उसको गिरा दें, तो सिर्फ उस छांव की वजह से आप देखेंगे कि आप एयर कंडीशनर भी शायद अंदर चला रहे हैं, लेकिन जो अंदर का टेम्परेचर है और एयर कंडीशनिंग की जो आवश्यकता है वो कहीं हद तक कम की जा सकती है। जहां पर हम पौधे लगा सकते हैं वो पौधे लगाएं। तो ऐसे अगर कुछ छोटी छोटी चीजें करें जिसके बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन हम इनिशिएटिव लेके करें, ये ना करें कि बस अब तो गर्मी आ रही है तो आ रही है, तो हम इन चीजों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर पाएंगे। जी, समय बहुत ही कम रह गया है, तो चलते चलते अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहते हैं तो छोटी मोटी सी टिप्स दे दे ताकि हम इस हीट वेव्स के लिए बिल्कुल तैयार रहें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि और जो आपदाएं आती हैं, जैसे एक साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, एक बाढ़ आती है, या भूकंप आता है, तो ये सारी जो आपदाएं हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये अचानक आती हैं जी। और हीट वेव जो है ये धीरे धीरे बढ़ती है, मौसम बदलता है, फिर कुछ दिनों तक गर्मी काफी बढ़ जाती है और हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं जी। तो क्योंकि ये धीरे धीरे आता है, कभी कभी जनसाधारण इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली या गंभीरता से नहीं लेते हैं, ठीक है। इसीलिए पिछले हमने कई साल पहले देखा, 10-15 साल पहले कुछ शहरों में सैकड़ों लोगों की जानें गई, और हमारा ये मानना है कि मृत्यु दर को हमें एकदम शून्य करना है हीट वेव से, और इसके लिए जनसाधारण का जागरूक होना, प्रोएक्टिव होकर के एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। सजग नागरिक बनिए और जागरूक होइए ताकि आप आने वाली आपदाओं से बिल्कुल निपट सकें। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और आज का जो टॉपिक था हीट वेव्स एंड इट्स इफेक्ट, इसके बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को मिली है मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी है, आगे चल करके आपको बहुत काम आएंगी। हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री कमल किशोर जी, मेंबर NHOD NDMA, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। जी धन्यवाद, आपको भी और आपके श्रोताओं को भी। रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।